हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 1 एसी हिंदी आप सभी बच्चों के पेपर में जितने सवाल पूछे जाएंगे वो हम लोग आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। और इसी क्रम में हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है जहां पर हम लोग आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, एसी हिंदी। तो एसी हिंदी का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। आइए शुरू करते हैं। सिलेबस आप सभी बच्चों को उम्मीद करूंगा कि आपने सिलेबस को पता कर लिया हो कि सिलेबस में क्या पढ़ना है, और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा, हम लोग संप्रेषण पिछली क्लास में भी पढ़ के आए थे। संप्रेषण की हमने टाइप्स पढ़ लिए थे, यानी विभिन्न जो प्रकार होते हैं वो पढ़े थे। आज जो संप्रेषण होता है उसकी अवधारणा को हम लोग जानेंगे, मतलब इसका कंसेप्ट कैसा है, ये कैसे काम करता है, ये जानते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण की अवधारणा जो है यह दर्शाती है कि संप्रेषण एक जटिल प्रक्रिया, कॉम्प्लेक्स एक हमारे पास प्रोसेस होता है जिसमें देखिए विभिन्न पहलू होते हैं। जैसे अगर आपका जो संदेश है यानी आपके जो विचार है वो प्रभावी तरीके से लोगों के पास आपने भेजा, अब लोगों को मिला, लोग उसे समझेंगे नहीं समझेंगे, बहुत सारी चीज़ मैटर करता है। इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास प्रोसेस होता है। और इसके देखिए कुछ कह सकते हैं स्टेप्स होते हैं जिनमें कुछ पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है प्रेषक, यानी जिसे हम लोग सेंडर कहते हैं। यानी संप्रेषण की प्रक्रिया का सबसे पहला तत्व या पहला जो व्यक्तित्व होता है हमारे पास, वो सेंडर होता है, जो सबसे पहले संदेश को यानी मैसेज को क्या करता है, उत्पन्न करता है। यह व्यक्ति हो सकता है, समूह या संस्था कुछ भी हो सकता है, जो किसी विचार, सूचना या भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का क्या करता है, प्रयास करने का काम करता है। यानी पहला जो आदमी जो अपने विचार पहुंचा रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेषक यानी सेंडर कहेंगे। दूसरा संदेश, मतलब वह जानकारी या वो विचार जिसे प्रेषक द्वारा जिससे प्रेषक दूसरों तक क्या करना चाहता है, पहुंचाना चाहता है। अब ये संदेश शब्द, इशारा, प्रतीक, कुछ भी किसी भी अन्य माध्यम के जरिए व्यक्त हो सकते हैं। यह मुख्य रूप से वह चीज़ होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं, शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, तीसरा है माध्यम, मतलब मीडियम या चैनल जिसे कह सकते हैं। यह वो तरीका जिसके माध्यम से हम लोग संदेश को भेज सकते हैं। अब इसमें हो सकता है बोलकर, लिखकर, फोटो के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, कई तरह के चीज़ों के थ्रू आप इसको क्या करते हैं, अपने जो रिसीवर है बेसिकली जहाँ तक पहुँचाना है, जिस व्यक्ति को पहुँचाना है उसको हम लोग पहुँचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, और मतलब पहुँचता किसके पास है, तो रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता के पास पहुँचेगा। तो प्राप्तकर्ता वह व्यक्ति या कह सकते हैं समूह होता है जिसे संदेश भेजा जाता है। वह संदेश को ग्रहण करता है, मतलब वो संदेश को एक्सेप्ट करता है, और उसका जो अर्थ है, आपका जो संदेश है उसमें क्या मतलब बोला जा रहा है उसको समझने की कोशिश करता है। प्राप्तकर्ता की जो भूमिका है संप्रेषण प्रक्रिया में क्या बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वो संदेश को सही तरीके से समझने के लिए सक्षम होना चाहिए। मतलब आपका जो मैसेज है अगर वो समझ लेता तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं समझ पाता तो उसको खुद भी एबिलिटी तो होना चाहिए कि भाई वो समझो पहले उसको। ठीक है, एक होता है इनकोडिंग करना और एक डिकोडिंग कहलाना है। कोडिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रेषक क्या करता है, मतलब जो सेंडर है अपने विचार, भावना या सूचनाओं को शब्दों, इशारों या संकेतों में बदलता है। मतलब अपने जो विचार है उसको एक कह सकते हैं आप उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यह संदेश को ऐसे रूप में तैयार करने का कार्य करता है जिससे प्राप्त करता है, मतलब ये संदेश को ऐसे रूप में होता है जिससे जो रिसीवर रहेगा वो पढ़कर समझ सकता है। और डिकोडिंग, मतलब डिकोडिंग डिपेंड करता है रिसीवर पर कि रिसीवर उस मैसेज को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। यह उसके अनुभव, समझ पर निर्भर करता है, इसीलिए वो संदेश को सही तरीके डिकोड कर सके। सातवां पॉइंट है हमारे पास है शोर, यानी जिसे नॉइज कहते हैं। ठीक है, शोर से तात्पर्य यह है कि किसी प्रकार की रुकावट जो संप्रेषण प्रक्रिया को क्या कर सकता है, बाधा डाल सकता है। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन में क्या करे, विघ्न डालने का काम करेगा। अब हो सकता है इसमें भौतिक स्थिति हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो सकता है। जैसे हो गया, मान लीजिए कोई शोर कर रहा है, कोई भाषा का समस्या है, लैंग्वेज का दिक्कत है, मानसिक भ्रम हो गया, कई तरीके से जो बीच में रुकावट डाल सकता है। उसके बाद है फीडबैक, हमारे पास सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के ज़माने में फीडबैक बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि क्यों, इसके बाद आप वो चीज़ को समझ पाए नहीं समझ पाए, आप उसको बताइए कि आपके लिए अच्छा था नहीं था। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बच्चों को एसी हिंदी हो या जो भी आपको सेमेस्टर 1 के पेपर पढ़ने वो हमने पूरे के पूरे हमने पढ़ाए हुए थे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है, आपको हम लोग से बताएं, खराब लगता है वो भी बता सकते हैं, क्योंकि आप आपको जो लगता है, विचार आपको स्वतंत्रता दिया हुआ है कि भैया आपको जो लगता है कि हाँ सब भैया और इम्प्रूव करना चाहिए बताइए, हम लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिक्रिया मतलब आपका जो मैसेज है वो सही तरीके से लोग तक पहुँच पा रहा नहीं पहुँच पा रहा, यही बताने का काम करता है। नौ पॉइंट है संदर्भ, यानी कॉन्टेक्स्ट। संदर्भ वह वातावरण या स्थिति होता है, मतलब इसी वो एनवायरनमेंट या बेसिकली वो कंडीशन है जिसमें क्या होता है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन होता है। इसमें हो सकता है सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक और भौतिक तत्व इसमें क्या होता है, हमारा शामिल होने होता है। ठीक है, जो संप्रेषण को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। जैसे मान लीजिए एक दोस्त के साथ आप बातचीत का संदर्भ लिया जा रहा है
और एक वर्क मतलब कोई पेशेवर को बैठक हो रहा है, ठीक है, दोनों का संदर्भ अलग अलग है। लेकिन अगर आपका जो संदर्भ जो संदेश के स्वर और प्रकृति को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है हमारे पास है, ठीक है। अगला पॉइंट है 10वां नंबर हमारे पास है संप्रेषण का उद्देश्य, यानी आपके कम्युनिकेशन करने का पर्पस क्या है। देखिए संप्रेषण का उद्देश्य उस संदेश को साझा करना है जो किसी विशेष मतलब कोई पार्टिकुलर आपका उद्देश्य होगा, कोई एम होगा, उसको प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है। उद्देश्य क्या हो सकता है, सबका एम अलग अलग हो सकता है, जैसे जानकारी देना हो सकता है, दूसरों को प्रेरित करना हो सकता है, विचारों को आदान प्रदान करना हो सकता है। इन अवधारणाओं को समझना संप्रेषण प्रक्रिया को और क्या करता है, बेहतर बनाता है और प्रभावी तरीके से क्या करता है, संवाद स्थापित करने में हमारे पास मदद करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारे पास है कि संप्रेषण क्या होता है, हमने पहले पढ़ाया हुआ था। संप्रेषण का जो पूरा कंसेप्ट होता है, अवधारणा होता है, ये सवाल पेपर में पूछा गया है, तो 15 मार्क्स का ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा तो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसी संप्रेषण की देखिए विशेषताएं हैं कुछ, ठीक है, आइए इन विशेषताओं पर भी चर्चा करते हैं। तो संप्रेषण की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि संप्रेषण कैसे वर्क करता है, इससे क्या क्या फायदे हैं, क्या होता है हमारे पास, ये सभी चीज़ें ये बताने का काम करता है, ठीक है। तो पहला है इसमें द्विपक्षीय प्रक्रिया, मतलब टू वे प्रोसेस है, क्योंकि इसमें दो लोगों का होना जरूरी है। एक होगा प्रेषक माफ करिएगा, जिसे सेंटर कहते हैं, प्राप्त कर रिसीवर। दोनों सक्रिय रूप से मतलब एक्टिव होना चाहिए, यानी अगर मानना चाहिए जैसे मैं आपसे बच्चों पढ़ा रहा हूँ, अब आपको पढ़ने का मन ही नहीं है तो भाई क्या कर सकता है, तब तो फिर ये काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको पढ़ने की इच्छा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हाँ इसमें आपको क्या होगा, समझ में भी आएगा और अच्छे तरीके से आपका पेपर भी जाएगा, ठीक है। तो ये द्विपक्षीय प्रक्रिया होता है, टू वे प्रोसेस होता है। सेकेंड नंबर पॉइंट है सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इंफॉर्मेशन का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। देखिए संप्रेषण का भी मुख्य उद्देश्य यही है कि सूचनाएं होगी, विचार होगे, भावनाएं होगी या संदेशों का आदान प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या करता है, जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है संदेश की स्पष्टता। देखिए मैसेज का यहाँ क्लैरिटी होना, संप्रेषण का संप्रेषण में क्या होना चाहिए, जो आपका मैसेज है वो बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर यह अस्पष्ट होगा या इसमें क्लैरिटी नहीं होगा तो लोग उसे समझ नहीं पाएंगे। जब लोग समझ नहीं पाएंगे तो कई तरीके से देखिए शब्दों के बहुत सारे गलत मीनिंग में निकल सकते हैं। इसीलिए हमें संप्रेषण जो संदेश होना चाहिए वो स्पष्ट होता है। फिर अगला पॉइंट है प्रतिक्रिया, मतलब फीडबैक देना। संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है फीडबैक देना, ठीक है ना, प्रतिक्रिया देना। अब ये संदेश को आपका सही तरीके से बताया जाता है कि आपका संदेश सही तरीके पर लोगों पर पहुंचा नहीं पहुंचा, सफल हुआ नहीं, बताना, यही काम करता है फीडबैक। पांचवा पॉइंट है मीडियम। जैसे हमने क्या किया यहाँ पर, मीडियम मतलब जिस रास्ते के थ्रू आपके पास वो संदेश पहुंचेगा, हो सकता है वो बोल कर पहुंचे, लिख कर पहुंचे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचे, सोशल मीडिया बहुत सारे ऐप्स उसके थ्रू पहुंचे, तो कई तरीके से हम आपके पास पहुंचना चाहिए। छठा पॉइंट है हमारे पास संदर्भ यानी कंटेक्स्ट, जिसे हम लोग कहते हैं बेसिकली। संप्रेषण हमेशा किसी भी मान लीजिए संदर्भ या वातावरण के में होता है, जैसे इसमें बहुत सारे भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक स्थितियां शामिल होती है जो संप्रेषण को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए सही संदर्भ में सही समय में वो ज़्यादा प्रभावी हो सकता है हमारे पास है। और शोर या जो नॉइज होता है बेसिकली ये क्या करता है, संप्रेषण प्रक्रिया में रुकावट पैदा करता है, जिससे आपका जो संदेश है वो अस्पष्ट हो सकता है, ठीक है। फिर है सार्थकता यानी मीनिंगफुलनेस होना चाहिए हमारे पास है। संप्रेषण का उद्देश्य जो होना चाहिए वो केवल सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए, बल्कि वो प्राप्तकर्ता के लिए क्या होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए और समझने योग्य होना चाहिए। जो सार्थक संदेश है तभी प्रभावी होता है जब वो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी और उपयुक्त हो। बेसिकली एक हमारा जो सार्थक संदेश कब हो सकता है, जब वो रिसीवर के पास पहुंचे और रिसीवर के लिए वो यूजफुल हो और उसके लिए अच्छा हो हमारे पास, ठीक है। नौवां पॉइंट है मूल्य और संस्कृति, मतलब वैल्यूज एंड कल्चर। संप्रेषक में प्रेषक यानी जो सेंडर और प्राप्तकर्ता रिसीवर दोनों की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और जो मूल्य है, ठीक है, वो महत्वपूर्ण होते हैं। संस्कृति और मूल्यों के अनुसार क्या करना चाहिए, संदेश की समझ होनी चाहिए और उसकी जो व्याख्या वो बदल सकती है हमारे पास है। 10वां पॉइंट है हमारे पास है समय और स्थान के बारे में बात करते हैं। देखिए संप्रेषण का समय और स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण करता है। किसी विशेष समय पर किसी सही संदर्भ में वो अधिक प्रभावी होता है। संदेश की जो प्रासंगिकता होती है और प्रभाव जो है वो समय और स्थान पर क्या करता है, निर्भर करने का काम करता है। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं कि संप्रेषण की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और सफल बनाया जा सकता है, जिससे विचार और जो संदेश है हमारे पास है उसका आदान प्रदान सटीक तरीके से हमारे पास हो सके, ये बताया गया है, ठीक है। तो किसी विचार, भाव या जानकारी को विस्तार करके उसे और ज़्यादा स्पष्ट और गहरा बनाना है, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं, ये पहले बताते समझते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन का हमारे पास है, ठीक है, टॉपिक है और ये वाला पेपर में 100% आएगा। पल्लवन किसे कहते हैं,
आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये 100% आने वाला सवाल है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब सवाल को ये पेपर में पूछा जाएगा आपको। अभी तक हमने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको लगता है कि अब तक भैया ने हमें जो पढ़ा है वो हमें अच्छे से समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार बता सकते हैं, दूसरों को वीडियो शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा तो ही। ठीक है, तो पल्लवन क्या होता है ये सबसे पहले जानते हैं। देखिए, कोई भी निर्धारित विषय है या कोई मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, उक्ति है, कोई विवेचन बिंदु है, उसको उदाहरण दिया हुआ, तर्क दिया हुआ है आदि से पुष्ट करते हुए, इतना आपको डीप में नहीं समझाते, चलिए हटाइए गोली मारते, इतना आपको शायद डीप में समझना हो। मान लीजिए कोई चीज़ है, कह सकते हैं बहुत डीप लेवल में लिखी गई है, जैसे लिखा हुआ है सूत्र रूप में लिखी गई या कही गई बात कि गर्भ में भाव और विचारों का एक पुंज छिपा होता है। विद्वान जन एक पंक्ति पर घंटे बोलते हैं और कई बार तो एक पूरी पुस्तक ही रच डालते हैं। यही कला क्या है, पल्लवन कहलाती है। पल्लवन का यह अर्थ नहीं है कि उस कथन का अर्थ या भाव लिखा जाए, उसकी व्याख्या के लिए अपितु उसका मूल भाव वक्ताओं के मंतव्य को स्पष्ट करना होता है हमारे पास। यानी देखिए क्या है, पल्लवन बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या है, विचार है, भाव या जानकारी को आप क्या करते हैं, कोई भी पॉइंट है उसका विस्तार पूर्वक और ज्यादा और गहरे ढंग से, ठीक है, उसे प्रस्तुत करते हो लोगों के सामने। यही क्या कहलाता है, हमारे पास पल्लवन कहलाता है। मतलब अगर मैं कहूँ, जैसे मान के चलते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ईद का चांद होना, ठीक है, ईद का चांद होना का शाब्दिक अगर मुहावरे है तो बोले भैया इसका तो होता है बहुत दिनों के बाद दिखा। लेकिन अगर इसी चीज को हम इसके विचार, भावना और इसकी जो जानकारी उसको बड़े पैमाने पर या कैसे विस्तृत रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें और उसे ज़्यादा स्पष्ट और थोड़ा डीप वाइज में आपको समझाएं, तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। इससे हमें विस्तारन, भाव विस्तारन हो गया, पल्लवन, ये सब इसे ही नाम कहा जाता है। और इससे क्या होता है, इस पल्लवन के जरिए जितने भी जटिल ये जो कठिन चीज़ें उनको सरल और समझने योग्य हमारा बनाता है पल्लवन। तो सबसे पहले उम्मीद करूंगा कि पल्लवन समझ में आया क्या कहता है, कि कोई भी मान लीजिए वर्ड है उसको आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से विचारों को यहाँ पे इस्तेमाल करके उसे ईजिली तरीके से लोगों तक समझा सकते हो। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, पल्लवन कहलाता है। ठीक है, अब इसके देखिए कुछ महत्व है और इसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले ये नियम को जानते हैं कि पल्लवन के कुछ नियम होने चाहिए। तो नियमों के बारे में बात करें तो पल्लवन के लिए जो भी मूल अवतरण के जितने वाक्य दिए गए, कोई भी मान लीजिए कोई टॉपिक दिया गया, सूक्ति है, लोकगीति है, उसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके अंदर जो संपूर्ण भाव है उसको आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। उसके बाद मूल विचार अथवा भाव के नीचे जो भी कोई अर्थ दबे रह गए, उन विचारों को आपको सबसे पहले समझने का चेष्टा करना चाहिए, मतलब कोशिश करना चाहिए। और मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एक एक करके उसके भीतर जितने भी निहित विचार है उनको एक आपको अनुच्छेद में लिखना चाहिए, लिखना आरंभ करना चाहिए, ताकि देखिए कोई भी भाव या जो भी उसका विचार है वो छूट ना जाए। उसके बाद क्या करना चाहिए, अर्थ अथवा विचार का आपको क्या करना चाहिए, विस्तार पूर्वक करते समय उसकी पुष्टि में जहां जहां या जहां तक ऊपर से कुछ उदाहरण और तथ्य भी दे सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि वो स्टेटमेंट, तो आप अपने हिसाब से उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं। पांचवा पॉइंट है भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता। मतलब अगर आप उसको बता रहे हैं तो आपको उसमें पूरी स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा जो होना चाहिए वो अत्यंत सरल होना चाहिए, रखना पड़ेगा। इसमें आप अलंकृत भाषा, मतलब जो अलंकृत अलंकार होता है उसका इस्तेमाल ना करें, वरना फिर आपको दिक्कत हो सकता है। छठा पॉइंट है पल्लवन के लेखन ने जो भी अप्रासंगिक बातें, मतलब कोई भी कहानी से जुड़ा हुआ है उससे अलग नहीं लिखना है, जितना बोला गया उससे रिलेवेंट लिखना है। ठीक है, पल्लवन में लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। मतलब सिंपल सा भाषा बोला जाए कि आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, जितना बोला गया उसी से काम कर चलाना है। पल्लवन की रचना हर हालत में अन्य पुरुष में होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो अन्य बेसिकली जो रचना होती है वो उसको अन्य पुरुष में रखना चाहिए। पल्लवन जो होना चाहिए वो व्यास शैली की होनी चाहिए, समाज शैली की नहीं होनी चाहिए। इसमें बातों को विस्तार से लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए और पल्लवन में निम्बात्मक जो होना चाहिए उसका गुण होना चाहिए हमारे पास। तो ये इसको लिखने के कुछ नियम होते हैं। अब इस पल्लवन की आवश्यकता क्यों है या क्या है हमें बताना है। तो जब मूल भाव संक्षिप्त हो, सघन या जटिल हो, तब हमें इसका क्या होता है, विचार की आवश्यकता पड़ती है। या फिर जब किसी उक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करना पड़ता है तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास भाव पल्लवन कहलाता है। या फिर जब कोई विचार या जानकारी अधूरी हो तब उसे अगर और अधिक स्पष्ट रूप से समझना है तब हमें पल्लवन किया जाता है। ठीक है, इन शब्दों को पल्लवन किया जाता है। अब इस पल्लवन की विशेषताएं क्या है, पल्लवन से देखिए किसी उक्ति, सूक्ति, कहावत हो गया, लोकगीतिया आदि के संदर्भ को हम लोग विस्तार पूर्वक क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत किया जाता है। पल्लवन के में उदाहरण में तर्क या विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। पल्लवन के मुख्य विचार के सभी पहलुओं को विस्तार पूर्वक बताया जाता है।
इसके मूल विचार को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। पल्लवन में प्रसंग निर्देश के साथ आलोचना तथा टीका टिप्पणी करने की भी यहाँ पर छूट नहीं होती, याद रखिएगा। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया पढ़ सकते हैं। कहावत दिया हुआ है कि कछुआ चाल से सफलता नहीं मिलती, इसका भाव पल्लवन किया गया है। इस कहावत का अर्थ है कि यदि हम लगातार और धैर्य से प्रयास करते हैं तो सफलता बस मिलती है। कछुआ भले ही दे चलता है लेकिन अपनी यात्रा कभी नहीं छोड़ता। इस तरह हमें भी अपने लक्ष्य को क्या प्राप्त करने लगातार प्रयास करना चाहिए। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, पानी पानी जान पहचान बनी। मतलब यह लोकगीतियाँ हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो कितनी भी कठिन हो, हमें अपने साथी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूलना चाहिए। कठिनाई के समय हम दूसरों का समर्थन करना चाहिए। तीसरा एक सूत्र वाक्य जिसमें लिखा है सत्य की हमेशा जीत होती है। इसका अगर आप देखोगे तो सत्य हमेशा अंततः क्या होता है, जीतता है। भले ही झूठ और अन्याय समय समय पर जीत हासिल करे, लेकिन अंततः जो जीत होती है वो हमेशा किसकी होती है, सत्य की ही जीत होती है, याद रखिएगा। तो ये थे हमारे पास आज के कुछ क्वेश्चन जो हमने आपको बता दिए हैं। अब आप सही बच्चों को लगता है वीडियो अच्छा बना है, कैसा बना है, अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको सारे के सारे वीडियो सेमेस्टर 1 के बने हुए आप देखिए और अपने आराम से, पेपर 50 नंबर का आता है, 50 का 50 आपका सारा सवाल आपका पेपर बन जाएगा। ठीक है, तो शेयर करना ना भूलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बेस्ट प्लीज आप सही बच्चों को, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।